हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी हम फिर से कंप्यूटर विषय के एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ में हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विगत भर्ती परीक्षाएं जितनी भी हो चुकी हैं उनमें पूछे जा चुके क्वेश्चन है। हो सकता है रिपीटिशन में ये आपको फिर से एग्जाम्स में देखने को मिले। तो देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप कमेंट में आंसर करिएगा और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, हम जब भी कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, देखिएगा ये हमारा मॉनिटर होता है और मॉनिटर के जस्ट सामने आपने देखा होगा ये हमारा कीबोर्ड होता है और कीबोर्ड की साइड में एक हमारे पास में माउस होता है। और हम लोग अधिकांश रूप से अगर हम देखें तो दोनों ही इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और माउस का उपयोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते समय अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं। तो देखिएगा, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, ज़्यादातर सबसे मैक्सिमम अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो यूज होता है वो होता है हमारे माउस का। ठीक है, और इसके साथ में अगर हम देखें तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए हम कुछ कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज होती हैं, उनके द्वारा भी ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है, जो पूछा है अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है, तो अक्सर पूछा है इसलिए देखिएगा कीबोर्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। सामान्य रूप से देखें तो मैक्सिमम रूप से हम लोग जिसका उपयोग करते हैं वो है हमारा माउस। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट बोलते हैं उपकरणों को से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम बताइएगा। यानी कि मुख्य रूप से जो जिन इकाइयों से कंप्यूटर पूर्ण रूप से जो डिजाइन होता है, यानी कि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कोई अकेला पार्ट नहीं है। कंप्यूटर की जब भी हम बात करते हैं तो कंप्यूटर अनेक अलग अलग उपकरणों को जब आपस में मिलाकर के या एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है तब जा करके एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बन पाता है, जिसी को हम पीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर भी बोल देते हैं। तो क्या जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सभी पीसी में काउंट होते हैं। लैपटॉप, पामटॉप, ऐसे जो बैटरी ऑपरेटेड उपकरण है उन सभी को छोड़ करके। ठीक है, तो देखिएगा जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट, तो हार्डवेयर इक्विपमेंट पूछा है तो मॉनिटर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस, प्रोग्राम और प्रोसेसिंग नेटवर्क। यहाँ पर देखिएगा प्रोग्राम आया है और प्रोसेसिंग नेटवर्क आया है। तो क्या प्रोग्राम और प्रोसेसिंग नेटवर्क की अगर हम बात करें, क्या हम प्रोग्राम और प्रोसेसिंग नेटवर्क की बात करें तो ये क्या हार्डवेयर होते हैं क्या? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन में देखें तो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क। क्या एप्लीकेशन आपका हार्डवेयर में काउंट होता है क्या? नहीं। ठीक है, चलिएगा ये भी रॉन्ग। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम, जी हाँ, इसमें जितने भी उपकरण आपको दिए हुए हैं इस ऑप्शन में सी के अंतर्गत, वो सभी ऑप्शंस की बात करें तो सारे ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं वो सभी एक प्रकार के क्या हैं, आपके हार्डवेयर उपकरण हैं। इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी। देखिएगा, समझते चलिएगा, आप सारी चीज़ों को क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, देखिएगा मॉनिटर की जब भी हम बात करें तो मॉनिटर हमारा एक प्रकार से क्या है हमारा हार्डवेयर, यानी कि जिन पार्ट को या जिन डिवाइसेज को हम फिजिकली रूप से टच कर सकते हैं, यानी जिनको छू करके देख सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू, सीपीयू अपने आप में हार्डवेयर है, क्योंकि सीपीयू की बात करें तो सीपीयू एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई सिलिकॉन चिप होती है, यानी कि एक आईसी होती है। ठीक है, कीबोर्ड जो आप देख पाते हैं ये, इसको भी हम फिजिकली रूप से टच करके यूज करते हैं। माउस ऑब्वियसली हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है और ये भी क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रिंटर, प्रिंटर हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। और मॉडेम,
तो मॉडेम की बात करें तो मॉडेम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए सिस्टम में काम में लिया जाता है। तो ये भी जो मॉडेम एक डिवाइस होता है, अगर आप देखो तो इंटरनेट चलाने के लिए एक डिवाइस काम में लेते हैं आप। ठीक है, कुछ इस तरह का भी ये मार्केट में अवेलेबल होता है, अलग अलग डिजाइन में, यानी कि हार्डवेयर शेप में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मॉडेम कहलाता है। इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन डिवाइस के नाम से इसे जाना जाता है, और ये भी आपकी एक प्रकार से हार्डवेयर डिवाइस होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, एक ऐसी डिवाइस है जो न केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को बैटरी पावर भी देती है। तो देखिएगा, इसको क्या हम यूएसबी के नाम से जानते हैं, इसको क्या हम सर्च स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, इसको बैटरी स्ट्रिप बोलते हैं, इसको यूपीएस। जब भी हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर के लिए पावर बैकअप देने के लिए, पावर बैकअप देने के लिए किसका यूज किया जाता है, यूपीएस का। इसको अगर हम बात करें तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो आपका क्या होगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। किसका पूरा नाम है भाई, ये यूपीएस का। और यूपीएस की बात करें तो आपने अगर देखा हो तो ये कुछ इस तरह का डिवाइस होता है जिसको हम पीसी के साथ में संलग्न करते हैं। और इसमें अगर आप बैक में देख पाएंगे तो इसके बैक में जो है मल्टी प्लग, यानी कि पावर के जो हमारे पास में प्लग होते हैं ना, उस तरीके से मल्टी प्लग होते हैं। और इनसे हम किसको कनेक्ट करते हैं, एक प्लग से हम मॉनिटर को पावर देते हैं और दूसरे प्लग से हम सिस्टम यूनिट को पावर देते हैं। ठीक है, तो मेजरली इन दोनों डिवाइसेस के लिए पावर की नीड होती है, तो वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, वो यूपीएस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो 5 से 10 मिनट के आसपास सिस्टम को पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। क्यों, इसको काम में लिया जाता है। तो देखिएगा, इसकी बात करें तो जब भी हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो कंप्यूटर पर कार्य करते समय जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट का वर्क कर रहे हैं, हम वर्ड के अंदर कोई भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो हम लोग जब भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो भी कोई भी कार्य हो रहा होता है वो कंप्यूटर किस में होता है, रैम में। और रैम की बात करें तो रैम क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसके अंदर डेटा टेम्परेरी रूप से विद्यमान रहता है, यानी कि इसके अंदर पहले से रहता है और वो उतने ही समय के लिए रहता है जितना कार्य हम कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कार्य करते समय बीच में विद्युत सप्लाई या विद्युत आपूर्ति क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, चली जाती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका डेटा रैम में था वो चला जाएगा, यानी कि आपने उसको सेव नहीं किया। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, यूपीएस का। तो यूपीएस की सहायता से क्या होगा, जैसे ही विद्युत आपूर्ति डिस्कनेक्ट होगी, चली जाएगी, तो आपको पावर सिस्टम को, आपके सिस्टम को पावर यूपीएस के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। और यूपीएस 5 से 10 मिनट तक आपके सिस्टम को ऑपरेट करवा पाएगा। उसके बाद में ये बिप बिप की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। किसकी आवाज़, बिप बिप की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, जिसका मतलब होता है कि एक तरह का इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपका जो भी रनिंग में कार्य है आप उसको बाइंड अप करें और सिस्टम को शट डाउन कर दें। समझ में आया आपको ये सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यूपीएस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। देखिएगा, नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं। नेविगेबल का मतलब होता है कि हम लोग इंटरनेट का यूज कर पाए, ऐसा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में जितने भी हम सिस्टम्स के अंदर ब्राउजर्स यूज करते हैं, वो सभी ब्राउजर एक तरीके से किसके अंदर आते हैं, वो नेविगेबल विंडो के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। नेविगेबल विंडो की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऐसा इंटरफेस जो इंटरनेट चलाने के लिए यूजर को प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग किस नाम से जाते हैं, वेब ब्राउजर के नाम से भी
जानते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जब भी बात की जाती है तो ये इनबिल्ट आपका किसका, विंडो का इंटरनेट ब्राउजर होता है कि नहीं होता, इंटरनेट ब्राउजर होता है, ठीक है। और इंटरनेट चलाने के लिए हम जितने भी, चाहे क्रोम, ठीक है, मोजाइला, फायरफॉक्स, ओपेरा, बहुत पुराना नाम है, आपने सुना होगा, ठीक है। और लेटेस्ट में अगर हम विंडो 10 की बात करें, अभी हाल ही में विंडो 10 के साथ में, जो पहले विंडो 7 और 8 के साथ में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया करता था, अभी जो आ रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही तो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ADGE, माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, इसके अंदर हम इंटरनेट को चला पाते हैं आसानी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेब ब्राउजर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है। यानी कि हम लोग जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से कौन से समझ पाते हैं कि इंटरनेट वायरस होता है वो सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा टास्क यूजर के द्वारा किया जाता है जिसको परफॉर्म करने से सिस्टम के अंदर एंटर क्या कर जाता है, वायरस एंटर कर जाता है। तो कंप्यूटर पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशंस को खोलना, तो ऐसा तो जी हाँ बिल्कुल नहीं होता है कि हमारे पास में हमने डाउनलोड कर रखे हैं एप्लीकेशन और हम उनको खोल ही ना पाए, यूज ही नहीं कर पाए, ठीक है। सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां, सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां, जी हाँ ये हो सकता है, लेकिन माइनर। और देखते हैं, कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना, कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना। अगर हम देखें तो जो आपका बी ऑप्शन सी ऑप्शन है एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, तो इसमें हम किसकी ओर ज्यादा जाएंगे, कोई अतिरिक्त। यानी कि अगर हम काफी बार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो एक होता है पेड सॉफ्टवेयर जिनको लाइसेंस भी बोला जाता है, ठीक है। एक पायरेटेड होता है, पायरेटेड का मतलब लाइसेंस की एक प्रतिलिपि एक बार बाय करके उसकी प्रतिलिपि बनानी जाती है और फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिसको हम पायरेटेड बोलते हैं। पायरेटेड CD वगैरह का आपने नाम भी सुन रखा होगा। तो देखिएगा, सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्रतियां, जी हाँ सॉफ्टवेयर की अब मुफ्त में तो प्रतियां प्राप्त नहीं कर सकते, बट उसका कॉपीराइट अगर कोई ना हो, जैसे पायरेटेड रूप में मिल जाए तो हम उसको ले सकते हैं। तो इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सी की ओर। कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना, यानी कि फ्री में हम लोग देखिएगा मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री में हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, जी हाँ यहाँ तक हम फ्री में एंटी वायरस सर्च कर रहे होते हैं गूगल में और वो अपने आप में क्या होते हैं, वायरस। और जैसे ही हम इस प्रकार के फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फ्रीवेयर के नाम से भी जाने जाते हैं, फ्री कॉस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको जैसे ही हम सिस्टम में डाउनलोड करते हैं तो उन्हीं के थ्रू हमारे सिस्टम में क्या एंटर कर जाता है, वायरस एंटर कर जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट को देखना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कंपनियां एप्लीकेशनों को खरीदने और खुद उनका रखरखाव करने के बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती हैं। देखिएगा, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो मार्केट से जो भी वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर परचेज करती हैं, जो भी जरूरत का नेसेसरी सॉफ्टवेयर परचेज करती हैं, ठीक है, उनको अपने पास में ना रख करके उनको अन्य सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्ट लेना पसंद करती हैं। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, यानी कि उन लोगों को क्या बोला जाता है। जैसे हम देखें तो देखिएगा, हम जब भी मोबाइल या इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट को ऐसा नहीं है कि हम सीधा कहीं से ले आते हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू क्या लेते हैं, इंटरनेट की सेवाएं ले पाते हैं। यानी कि हम लोग उपभोक्ता किनके थ्रू, जैसे अगर हम बात करें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनको ISP के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल है, लेटेस्ट में जियो है, VI है, ठीक है, BSNL है, ये सभी आपके किस तरह के प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। ये आपके लिए टेली कॉलिंग की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। तो हम जब भी टेली कॉलिंग से रिलेटेड कोई फैसिलिटी लेना चाहेंगे, कोई इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कोई फैसिलिटी लेना चाहेंगे,
ठीक है, तो वो लेने के लिए हमको ये सर्विस प्रोवाइडर से क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसी की तर्ज पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशनों को खरीदने और खुद उनका रखरखाव करने के बजाय देखिएगा कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाता है। आप पहले तो पे करके एप्लीकेशन खरीदो, फिर उनको सिक्योर करने के लिए आप उनकी व्यवस्थाएं कीजिए कि वो उनको कोई चुरा ना ले, उनकी गोपनीयता को कोई और ना हैकर्स के द्वारा उनको क्षति ना पहुंचा दी जाए। तो इस चीज से बचने के लिए जो जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, सीधे जो भी एक्सेस देने वाले जो लोग होते हैं जिनको हम वेंडर बोलते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनसे सीधा वो क्या कर लेती हैं, सॉफ्टवेयर परचेज करती हैं और उन्हीं को पे कर देती हैं कि आप ही इसकी देखरेख करेंगे, कोई भी बग आएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, तो उन लोगों को देखिएगा लाइसेंस नहीं कहा जाता, ओपन सोर्स वेंडर भी नहीं कहा जाता, उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं हो सकता। उन लोगों को एप्लीकेशन की बात हो रही है तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इंटरनेट प्रोवाइडर की बात होती तो इंटरनेट प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है, डिजिटल कैमरे में क्या प्रयोग किया जाता है आप बताएंगे? फोटो डायोड, एलईडी, प्रकाशीय पेन, प्रकाशीय फिल्म। तो देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरे में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा प्रकाशीय फिल्म नहीं हो सकता, प्रकाशीय पेन नहीं हो सकता, एलईडी नहीं हो सकता, तो तीनों ऑप्शन तो आपके कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या? फोटो डायोड। तो प्रकाश जितने भी डिजिटल कैमरे होते हैं उनके अंदर किनको उपयोग में लिया जाता है? फोटो डायोड को उपयोग में लिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है? तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट, इमेजेज और ड्राइंग्स, यानी कि हम अगर बात करें एक प्रकार से आपने देखा होगा कि जब भी आप नोट्स वगैरह की जेरोक्स करवाने जाते हो फोटोकॉपी, तो आपकी कॉपी को ही पूरा स्कैन कर लिया जाता है, ठीक है, स्कैन करके उसका प्रिंट तो दे दिया जाता है। उसी तरह का एक डिवाइस और होता है जिसे हम कंप्यूटर के साथ में उपयोग में लेते हैं। आपने अगर इसको देखा हो तो ये इस तरह का डिवाइस होता है और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको स्कैनर के नाम से जाना जाता है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो आपका किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है, जो क्या करता है एक प्रकार से हार्ड कॉपी डेटा को किस में बदलता है? सॉफ्ट कॉपी डेटा में बदलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से फॉर्मेट किया गया है, आपसे सीधा सीधा पूछा है टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो यानी कि इमेजेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया जाता है? तो एक तरीके से हम देखें तो इस तरह की चीज़ों को डिजिटल रूप से ट्रांसलेट करने के लिए हम किसका उपयोग में लेते हैं? स्कैनर को उपयोग में लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्कैनर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कंप्यूटर, इसे लैपटॉप भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसे लैपटॉप कहा जाता है एक छोटा हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है। मैंने बोला था अभी आपको जब क्लास शुरू की थी, आपके जितने भी पॉम टॉप है, जहाँ तक है पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए पूरा नाम याद रखिएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से जिसे जाना जाता है, ठीक है। लैपटॉप है, पाम टॉप है, नोटबुक है, ठीक है, टैबलेट है, ये सभी आपके किस में काउंट किए जाते हैं? ये सभी आपके पीसीज के में काउंट किए जाते हैं। इसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है पीसीज को। तो एक छोटा हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें एक ही पोर्टेबल यूनिट में स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट होते हैं। उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिएगा इसका आंसर भी मैंने आपके लिए मेंशन किया है। इसको किस नाम से जानते हैं हम? नोटबुक के नाम से जानते हैं। ये क्यों मेंशन किया है? क्योंकि
कई लोग इसी चीज को किस नाम से भी बोलते हैं, वो लोग आंसर करते लैपटॉप। और लैपटॉप तो भाई क्वेश्चन में ही मेंशन किया हुआ है ना, इसे लैपटॉप भी कहा जाता है, तो लैपटॉप तो हम आंसर दे ही नहीं सकते। ऐसा ना थोड़ी है क्वेश्चन में ही आंसर भी बता दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। डी इज राइट आंसर होगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? नोटबुक के नाम से जाना जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रोग्राम किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिसको मानव के द्वारा रीड किया जा सकता है। तो देखिएगा दो प्रकार के कोड होते हैं, एक आपका होता है सोर्स कोड और दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड वो कोड होता है जिसको हमको बदलना होता है, यानी कि इसको हम प्राइमरी कोड भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड को हम सेकेंडरी कोड के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों के द्वारा, यूजर के द्वारा क्या किया जाता है? प्राइमरी कोड को लिखा जाता है। अब कंप्यूटर खुद अपने आप से उस प्राइमरी कोड को सेकेंडरी कोड में बदलेगा, क्योंकि कंप्यूटर प्राइमरी कोड को तो समझेगा नहीं, यानी कि सीधा कंप्यूटर होता है वो आपका क्या सोर्स कोड को समझेगा नहीं। सोर्स कोड को कन्वर्ट करके किस में बदलेगा? ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। इसी के लिए अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अगर हम बात करें तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीन हम मुख्य रूप से, यानी कि वैसे तो 4-5 होते हैं, लोडर भी होता है एक, ठीक है, तीन मुख्य रूप से हम लोग स्टडी करते हैं जब भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर स्टडी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी एक भाषा होती है उसको किसी अन्य दूसरी भाषा में चेंज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं ना, ये तो आपके क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को किस में बदलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। यानी कि हम अगर क्लियरली आपको बताएं तो जो आपका कंप्यूटर होता है ना, आपका कंप्यूटर वो क्या करता है? केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो हम लोग तो आजकल देखिएगा गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं, सीधा बोल करके भी इनपुट दे पा रहे हैं सिस्टम को, ठीक है, माइक्रोफोन के थ्रू। तो ऐसा ना थोड़ी है कि आपका जो प्रोसेसर है वो सीधा आपके कोड को डिटेक्ट कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। पहले जो आपके द्वारा बोला जा रहा है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी कोड है, उसको बदला जाएगा किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। डेट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में बदला जाएगा, फिर सिस्टम समझ पाएगा उसको और उसके बाद में उस चीज को एग्जीक्यूट किया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई? किस में बदला जाता है? किस मानव के द्वारा जो पठनीय वर्जन होता है या मानव के द्वारा जो लिखा गया कोड होता है उसको क्या बोला जाता है? सोर्स कोड बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सोर्स कोड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि या कोई भी कस्टमर का नाम, ये किसके उदाहरण हैं? एक तरीके से हम देखें तो ये किसके उदाहरण है? तो देखिएगा जब भी हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस के अंदर आपका अगर हम देखें तो सारी चीजें आती हैं। आपका सबसे पहला तो डेटा आता है, और डेटा में बात करें तो डेटा के अंतर्गत ही आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपका अल्फाबेटिकल डेटा आ जाएगा, अल्फाबेटिकल डेटा आ जाएगा, न्यूमेरिकल डेटा आ जाएगा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा आ जाएगा। ये सभी प्रकार का जो भी टेक्स्ट है, जो भी डिजिट्स हैं, वो सभी आपकी क्या कहलाती हैं? डेटा के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम आंकड़ा बोलते हैं। इसके बाद में इंफॉर्मेशन, इसके बाद में इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और यहां तक सॉफ्टवेयर।
ये सभी आपका किस में काउंट होता है, ये सभी आपका डेटाबेस के अंदर ही काउंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी टेलीफोन नंबर एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, जन्म तिथि में कोई डेटा हो सकता है, ग्राहक का नाम कोई डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ किसमें अंदर आएगा, डेटाबेस के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो राइट आंसर होगा कि किसके उदाहरण है, तो ये डेटाबेस के उदाहरण है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट में आउटपुट फंक्शन में क्या आता है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इनपुट को आउटपुट में बदलने वाले ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आता है। उन एलिमेंट्स को ट्रांसफर करना जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द्वारा उनके अंतिम गंतव्य तक प्रोड्यूस किया गया हो। एलिमेंट्स का कैप्चर और असेंबल करना जो प्रोसेस किए जाने के लिए सिस्टम में एंटर होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इनको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट जब क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन एलिमेंट्स को ट्रांसफर करना जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द्वारा उनके अंतिम गंतव्य तक प्रोड्यूस किया गया हो। ठीक है, तो ये आउटपुट फंक्शन के अंतर्गत ही काउंट किया जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, उन एलिमेंट्स को ट्रांसफर करना जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस द्वारा उनके गंतव्य तक प्रोड्यूस किया गया हो। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर, ट्रांजैक्शन प्रोसेस साइकिल का पहला चरण है। तो ट्रांजैक्शन साइकिल का पहला चरण क्या होता है। देखिएगा कोई भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को क्या करना होगा, एंटर करना होगा आपको। ठीक है, तो डेटा एंट्री आपका क्या होगा, सबसे पहला चरण होगा डेटा एंट्री। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। यानी कि यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों पर पेज पर जो दिखने वाले वर्ड्स है ना, उनको किसके द्वारा चेंज किया जाता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। यानी कि जो मॉनिटर की स्क्रीन है, इस पर आपको यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर जो दिखाई दे रहे हैं वर्ड हैं, उनको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा इस प्रोसेस को हम जानते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। और ये क्लिपबोर्ड के अंदर हमको मिल जाता है। क्लिपबोर्ड जहां पर होता है वहीं पर फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी जिसे कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सूचना कलेक्ट करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताने को किस तरह का अपराध कहा जाता है। यानी कि व्यक्तिगत सूचना को चुरा लेना एक तरीके से और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, इसको किस तरह के अपराध के अंदर काउंट किया जाता है। इसी चीज को देखिएगा हैकिंग के नाम से जाना जाता है, हैकिंग कहा जाता है। हैकिंग का मतलब होता है चोरी करना, यानी किसी व्यक्ति की कोई जरूरी जानकारी है उसको चुरा करके किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ में शेयर करना। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, हैकिंग के नाम से जानते हैं। ऐसे ही स्पूलिंग भी होता है एक अपराध, स्पूफिंग भी एक अपराध होता है, और आइडेंटिटी थेफ्ट ऑथेंटिकेशन भी एक अपराध होता है। ठीक है, आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है, यानी कि यूजर के आईडी पासवर्ड को चुरा लिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क की निगरानी सुरक्षा कार्मिक करते हैं और सुपरवाइजर करते हैं। अधिकृत नेटवर्क प्रयोगकर्ताओं के लिए अकाउंट और पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से जो नेटवर्क की सेफ्टी का काम और हैंडलिंग का काम जिन लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिन लोगों के द्वारा किया जाता है, उस सिस्टम को बोल दें या उन लोगों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाता है जैसे कोई कॉलेज कैंपस है, ये कंप्लीट रूप से कोई कैंपस है, इसमें एक ब्लॉक यहाँ पर है, एक ब्लॉक बी यहाँ पर है, ये ए ब्लॉक हो गया, ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। ठीक है, हो सकता है आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा कोई लैन कनेक्शन या फाइबर कनेक्शन या जो भी ब्रॉडबैंड आपको अवेलेबल करवा लिया है, आपने परचेज कर लिया है। अब वो जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ रहा है वो कहीं ना कहीं तो आपके पास में एक जगह आएगा, एक ब्लॉक में,
एक कहीं ना कहीं तो ऐसा रूम बनाया जाएगा और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, आपके सारे ब्लॉकों के अंदर आपको क्या दी जाएगी, सप्लाई प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यानी कि यहीं से आपके तीनों ब्लॉक्स को मॉनिटर किया जाएगा। तो यहाँ से जो कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से ये सारे इंटरनेट कनेक्शन को, ठीक है, यहाँ की सारी सेफ्टी को। हो सकता है आपका ए ब्लॉक के अंदर कोई कंप्यूटर लैब है, इसमें कोई स्टूडेंट बैठा हुआ कंप्यूटर के ऊपर गोपनीय चीजों को सर्च कर रहा है, ठीक है, या कोई अनर्गल चीजों को सर्च कर रहा है, तो उस चीज की जो भी जानकारी होगी वो कहीं ना कहीं एक जगह पर किसी ना किसी व्यक्ति विशेष को तो होगी। तो उसको ही क्या कहा जाता है, आपके क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो उसको अगर हम देखें जहां पर सारी कंट्रोलिंग है उसी को हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। और ये आपने सुना हो तो आईटी सेक्टर के अंदर एक पोस्ट भी होती है पूरा नेटवर्क को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और नेटवर्किंग में आपने सुना होगा डिप्लोमा, बहुत सारे कोर्सेज भी किए जाते हैं और वही व्यक्ति इन चीजों को हैंडल कर सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने की किस डिवाइस की क्षमता है, क्विक एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा किसी एक डेटा से सीधा अन्य किसी दूसरे डेटा पर जंप करना आपका रैंडम एक्सेस के अंतर्गत आता है। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, रैंडम एक्सेस के नाम से जाना जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा नोड, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड, टर्मिनल। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिएगा नोड आप लोगों के द्वारा आंसर दिया जाता है, इसीलिए मैं प्रूफ भी लेके आया हूं। जो आपका आंसर है वो होगा टर्मिनल। अगर हम देखें तो देखिएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां कहीं पे भी पढ़ा है वहां पर, कि भाई टर्मिनल आल्सो नोन एज नोड इन नेटवर्किंग। नेटवर्क के अंदर जो नोड होता है, पीसी होता है, सिस्टम बोल दें, ठीक है, टर्मिनल बोल दें, तो ये किसी कंप्यूटर को कहा जाता है जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। बट यहां पर इसका आंसर टर्मिनल ही क्यों होगा, क्योंकि यहां पर किसकी बात की है भाई, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की बात की है, ना कि नेटवर्क की बात की है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में नेटवर्क की बात नहीं करी, आपसे डायरेक्ट मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर का नाम देके पूछा है। इसलिए हम जो भी एक्सेस यूजर, इनसे यूजर मतलब यूजर जो डेटा एक्सेस करता है, जो ये बड़े कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम आपने देखा हो बैंकिंग सेक्टर में यूज में लिया जाता है, और सुपर कंप्यूटर तो अपने आप में रिसर्च पर्पज के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बार्क वगैरह में, डीआरडीओ जैसे संस्थानों के द्वारा बनाए भी जा चुके हैं और इनके द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरे में क्या प्रयोग होता है, तो मैंने ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एक आ भी गया था। तो फोटो डायोड प्रयोग होता है। डिजिटल कैमरे में क्या प्रयोग होता है, फोटो डायोड। चलिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति ने 20 दिसंबर 1990 को वर्ल्ड वाइड वेव WW की खोज की थी। तो आपको मैं बता दूं, WWW वर्ल्ड वाइड वेव इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी WWW की, सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है ARPANET, ARPANET, ये दुनिया का पहला नेटवर्क था। नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ना कि इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दुनिया का पहला क्या था, नेटवर्क। और नेटवर्कों के नेटवर्क को ही क्या कहा जाता है, इंटरनेट। और इसीलिए इसको दुनिया में पहली बार इंटरनेट के लिए यूज किया गया था, ARPANET को। 4 विश्व की अलग अलग यूनिवर्सिटीज थी, यूएसए की, कैलिफोर्निया के अंदर, ठीक है। और ये यूएसए आर्मी के अंदर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको DOD के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत की जब भी बात करें तो इसकी शुरुआत पहली बार 1969 में की गई थी, ठीक है। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है।
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, NET, नेट का मतलब नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये ARPANET का पूरा नाम है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज की क्वेश्चन में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमने हल किए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नए सेशन में।